big O notation, theta notation, omega notation, right? So these are the various asymptotic notations which can be used to represent time complexity of specific algorithm, right? Now, with respect to analysis of algorithm, another perspective is recurrences. So what do you mean by recurrences? So recurrences and running time, these are the two factors, an equation or inequality that describe a function in terms of its value on smaller input. See, कोई भी फंक्शन को आप जब एनालाइज करना चाहते हो तब देयर इज वन पॉसिबिलिटी रिकरेंस. रिकरेंस का मतलब क्या है कि आप जो भी प्रॉब्लम है उसको उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी सेम बट योर इनपुट विल बी समथिंग लेस देन ओरिजिनल इनपुट. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपको शॉर्टिंग करने के लिए बोला गया है, राइट? सो आपको एनालाइज करना है लार्जर स्केल पे. डेफिनेटली आप एक दो वैल्यूज को अगर लोगे तो देयर इज अ चांस कि यू आर नॉट गेटिंग द एक्यूरेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, राइट? सो मान लो कि मुझे 100 नंबर का शॉर्टिंग करना है और उसके लिए कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेनी है. सो हियर माय वैल्यू ऑफ n विल बी 100, राइट? सो अब 100 की कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट कैलकुलेट करना इट इज नॉट इजी ऑल द टाइम. ठीक है, हर एक एल्गोरिथम के लिए आप अगर लार्ज स्केल पे सोचना स्टार्ट करोगे, सी लार्ज स्केल पे आपको डेफिनेटली सोचना तो है ही, बट अगर आप डायरेक्टली लार्ज स्केल पे जाओगे तो इन सम एल्गोरिथम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ, लेकिन मेजोरिटीली ये केस नहीं होता है. सो वहां पे यू नीड टू डिफाइन योर प्रॉब्लम इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर. और आप जब एनालिसिस करने चाहते हो तब आपका जो इनपुट है, इनपुट को आपको एक स्मॉलर स्केल पे ले जाना पड़ता है और बेस्ड ऑन दैट स्मॉलर स्केल आप लार्जर स्केल पे अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे 100 के लिए आपको शॉर्टिंग करना है, सो डायरेक्टली यू कैन नॉट स्टार्ट विद द 100. इनिशियली आप 5, 10, 50 धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करते जाओ. ठीक है, 2-4 वैल्यू के लिए पहले देखो, फिर 5-7 वैल्यू के लिए देखो, फिर 10 वैल्यू के लिए देखो, 20-30 वैल्यू के लिए देखो, 50 वैल्यू के लिए देखो, एंड ग्रेजुअली यू नीड टू इंक्रीज योर इनपुट. ठीक है, बट अल्टीमेटली योर गोल इज कि भाई 100 डेटा को शॉर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा. ठीक है, सो रिकरेंसेस अराइज व्हेन एन एल्गोरिथम कंटेन्स रिकर्सिव कॉल्स टू इटसेल्फ. हाँ, ये भी नहीं है कि हर एक एल्गोरिथम में आपको रिकरेंसेस को ऐड कर देना है, या बेस्ड ऑन रिकरेंसेस यू कैन फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी. रिकरेंसेस सिर्फ और सिर्फ वहां पे होंगे व्हेनेवर यू कैन कॉल दैट एल्गोरिथम ऑन रिपीटेटिव बेस. जैसे आप बोलोगे कि फिर तो ये फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज जैसा हो गया. नो, दैट इज द अनदर केस. ठीक है, और यहाँ पे जो रिकरेंसीज है वो थोड़ा सा लाइक सी बेसिक कंसेप्ट इज सेम, बट रिकरेंसीज जिस तरीके से अप्लाई करना है वो एल्गोरिथम पे अप्लाई करना है. ठीक है, सो एल्गोरिथम पे रिकरेंस कैसे आप अप्लाई कर सकते हो? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई 100 नंबर को मुझे शॉर्ट करना है. ठीक है, तो आई कैन यूज रिकरेंसेस. अब कैन एनीवन टेल विच एल्गोरिथम कंटेन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आप फिबोनाची सीरीज या तो फैक्टोरियल में यूज करते हो. रिकर्सिव फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉलो होती है. आप जितने भी शॉर्टिंग के एल्गोरिथम जानते हो उसमें से ऐसा कोई भी एल्गोरिथम है कि जहां पे इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं? बबल शॉट ले लो, सिलेक्शन शॉट ले लो, इंसर्शन शॉट ले लो, क्विक शॉट ले लो, किसी में भी ऐसी कोई है कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है इन एनी ऑफ द एल्गोरिथम? क्विक शॉट. क्विक शॉट में कैसे? क्विक शॉट क्या करता है? वो पाइवोट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में सारे स्मॉलर एलिमेंट, राइट हैंड साइड में सारे ग्रेटर एलिमेंट. ठीक है, फिर
जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपका ओरिजिनल डेटा बन जाता है, ठीक है। एंड देन अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई पाइवट एलिमेंट, देन लेफ्ट में स्मॉलर, राइट में ग्रेटर, राइट। ये प्रोसेस जब तक आपके ना हो तब। अब यहां पे यू आर नॉट कॉलिंग योर ओन फंक्शन अगेन, आप एल्गोरिथम को फिर से कॉल कर रहे हो। समझ में आया? तो जो रिकरेंस की डेफिनेशन है जो रेड कलर में हाईलाइट की हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन क्विकशॉट कैन बी सुटेबल फॉर रिकरेंसेस, ठीक है। अब बबल शॉट की बात करते हैं। बबल शॉट में क्या होता है, वहां पे ये पॉसिबल है रिकरेंसेस। जो टिपिकल रिकर्जन फंक्शन है वहां पे क्विक शॉट एप्लीकेबल नहीं है, बट रिकरेंसेस में डेफिनेटली इट इज एप्लीकेबल, क्योंकि हम फंक्शन हम एल्गोरिथम को रिकॉल कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन था, मतलब जो फर्स्ट मेरा पाइवट एलिमेंट था, उससे जितने भी लेसर एलिमेंट थे उसके लिए हम अगेन क्विक शॉट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली लार्जर नंबर्स के लिए भी हम अगेन क्विक शॉट को अप्लाई कर रहे हैं। सो एट दैट टाइम डेफिनेटली वी आर अप्लाइंग रिकरेंस, ठीक है। जो यहाँ का कंसेप्ट है एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये सेम चीज हमें बबल शॉट पे करनी हो तो इज इट पॉसिबल? हाँ, यस और नो? Sir, can you repeat the question? जैसे अभी किसने, आई थिंक पार्थ ने बताया था शायद, क्विक शॉट वाला। तो सेम चीज अगर बबल शॉट पे अप्लाई करनी हो तो इज इट पॉसिबल? बबल शॉट पे हम रिकरेंसीज अप्लाई कर सकते हैं? इफ यस तो कैसे, और नो है तो कोई सवाल ही नहीं है। चलो बोलो क्विकली थोड़ा। बबल शॉट फिर दो लूप यूज, सर इनर लूप के लिए हम और ये आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर ये जो बबल शॉट के सर दो लूप होते हैं ना, इनर लूप के लिए हम वापस फंक्शन कॉल करते तो कैसे दो लूप होते? ये मतलब फंक्शन, ठीक है चलो वो भूल जाओ, प्रोग्रामिंग नहीं, हमें एल्गोरिथम वे से सोचना है। बबल शॉट एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स? इट कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट्स ओके एंड स्वैप्स। ठीक है, चलो अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम 5 एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सो एलिमेंट 1 विल बी कंपेयर्ड विद 2, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? 2 will be compared with third element, third with Then? fourth, fourth with Then? fifth, 4 with 5, then? and Iteration one completed. हाँ मतलब अकॉर्डिंगली जहां पे लो लाइक फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, अगर फर्स्ट इज लेस देन सेकंड देन नो स्वैपिंग, अगर फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड देन वी नीड टू अप्लाई स्वैप, राइट। yes sir, और ये सेम स्टेप हमें लाइक कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के लिए कंपेयर करना है। अब लास्ट एलिमेंट आने के बाद क्या करते हो आप? मतलब फोर्थ इज कंपेयर विद फिफ्थ एलिमेंट, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, कौन से दो एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे? वापस से फर्स्ट एंड सेकंड। ओके फिर सेकंड एंड थर्ड, देन थर्ड एंड और फोर्थ। उसके बाद इटरेशन 2 खत्म हो जाएगा। हाँ बराबर। सो ये हमें कब तक प्रोसेस करनी है? और जब तक सब कुछ एक एलिमेंट ही ना बचे तब तक, क्योंकि नहीं वो मतलब फिर एक्सचेंज आपका जीरो होना चाहिए वहां पे। बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन एक्सचेंज, कि अगर मान लो कोई इटरेशन में आपका कोई भी एलिमेंट स्वैप नहीं हो रहा है, सो वी कैन स्टॉप एल्गोरिथम, yes sir, राइट।
तो अब यहाँ पे scrapping zero रिकरेंसेस हो अप्लाई जाएगी तो होते हैं stop. कि नहीं होते हैं? सी जब आप फोर्थ एलिमेंट को फिफ्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हो तब वहां पे आपका एल्गोरिथम एक्चुअली खत्म हो जाता है, जो मेन आपका लॉजिक है। उसके बाद आप क्या करते हो, सेम एल्गोरिथम को अगेन हाँ, अप्लाई करते हो, कर सकते यस हैं. सर। राइट? सो दैट इज द रिकरेंस। ठीक है, मतलब नाउ मतलब सर हाँ बोलिए। आप ऐसा बोलना चाहते हो कि अगर एक जो एल्गोरिदम का जो लॉजिक है वो हम रिपीटेटिवली अप्लाई कर रहे हैं जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ रहा तब तक उसको फिर वो रिकरेंस बोलोगे? एग्जैक्टली क्योंकि फैक्टोरियल में भी आप सेम चीज कर रहे हो। सी वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट 5 फैक्टोरियल, तो आप डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट नहीं करते हो, आप क्या करते हो 5 into 4 फैक्टोरियल, राइट? देन अगेन आपका नेक्स्ट इटरेशन में क्या करना होगा, यू नीड टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल। सो टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल यू नीड टू कैलकुलेट 4 into 3 फैक्टोरियल। नाउ योर प्रॉब्लम इज 3 फैक्टोरियल। So in each iteration you are changing the n of particular problem. आपका प्रॉब्लम सेम है, आपका प्रॉब्लम तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना ही है, बट इन फर्स्ट स्टेप आपका जो n था उसकी वैल्यू थी 5, नेक्स्ट इटरेशन में इट विल बी 4, देन 3, देन 2, देन 1। अब नाउ इट इज स्मॉल इनफ, सो फैक्टोरियल ऑफ 1 is equal to 1, that is already defined in your function, राइट? तो ये सेम चीज जो भी एल्गोरिथम को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या था कि इनिशियली बबल शॉट में आप 5 एलिमेंट दे रहे थे, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन देयर इज अ डेफिनेटली कि आपका जो स्मॉलर एलिमेंट होगा वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहे होंगे, लार्जर एलिमेंट विल बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड। सो आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे मिलेगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट प्लेस पे मिलेगा आफ्टर फर्स्ट इटरेशन? इन बबल शॉट क्या होगा? लार्जेस्ट लास्ट पे मिलेगा पहले. एग्जैक्टली तो अब आपको 1 to 5 चेक नहीं करना है, 1 to 4 चेक करना है इन सेकंड इटरेशन, समझे? क्योंकि देयर इज अ गारंटी कि भाई फिफ्थ लोकेशन पे आपका जो मैक्सिमम नंबर होगा वो आपको मिल चुका है। सो नाउ यू डोंट नीड टू कंपेयर फोर्थ एलिमेंट विथ फिफ्थ एलिमेंट, क्योंकि वो तो डेफिनेटली पता है कि फोर्थ विल बी लेस देन फिफ्थ एलिमेंट, सो व्हाई वी नीड टू कंपेयर दोज एलिमेंट? गॉट माय पॉइंट? यस सर. अब नेक्स्ट इटरेशन में आप जाओगे, देन यू आर डैम श्योर कि भाई फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पे आपको जो दो हाईएस्ट नंबर थे वो मिल चुके हैं, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। फोर्थ प्लेस पे जो एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली फिफ्थ से छोटा होगा, बट 1 2 3 से बड़ा होगा। दैट इज अ गारंटी ऑफ बबल शॉट। हाँ, अगर आपने एल्गोरिथम को प्रॉपर्ली अप्लाई किया है तो सी देयर इज अ कंडीशन ऑलवेज। ठीक है, अगर आपने एल्गोरिथम के स्टेप्स को वायोलेट किया है तो जो उसकी कंडीशन है वो भी वायोलेट डेफिनेटली होने ही वाली है। ठीक है, बट इफ यू आर अप्लाइंग योर एल्गोरिथम इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, कि जिस हिसाब से एल्गोरिथम डिफाइन किया गया है उसी हिसाब से अगर आप उसका प्रॉब्लम या उसका आप फंक्शन या तो आप उसका प्रोग्राम बनाते हो, देन इट इज गारंटेड कि आप जो भी है हाईएस्ट नंबर आपको फर्स्ट इटरेशन में मिलेगा, देन सेकंड हाईएस्ट नंबर आपको सेकंड इटरेशन में मिलेगा, थर्ड हाईएस्ट नंबर आपको थर्ड इटरेशन में मिलेगा, एंड सो ऑन। ये उसकी गारंटी है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई रिकरेंसेस इन बबल शॉट। तो ये सेम तरीके से आपको बाकी एल्गोरिथम्स के लिए भी सोचना है। इंसर्शन के लिए सोचो, रेडिक्स शॉर्ट के लिए अप्लाई करो, ये तो सिर्फ शॉर्टिंग की बात है, सर्चिंग के लिए अप्लाई करो, स्टैक क्यू का जो एल्गोरिथम है उसके लिए अप्लाई करो। ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिथम आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, मैंने जिस हिसाब से आपको बताया उस हिसाब से आपको सोचना है। टिपिकली आप जो फैक्टोरियल में अप्लाई करते हो उस हिसाब से हर एक एल्गोरिथम में, हर एक प्रॉब्लम में या हर एक प्रोग्राम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिकली आपको किस हिसाब से सोचना है कि आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है दैट विल बी नोन एज टी ऑफ एन। ठीक है, अब आपको बेसिकली टी ऑफ एन को टी ऑफ एन माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसमें से ये जो n है दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जैसे यहां पे मैंने बताया कि ओरिजिनली आपका 5 का डेटा था, उसमें से जो फिफ्थ एलिमेंट है वो अलग हो चुका है। अब आपका जो प्रॉब्लम की साइज है वो 4 एलिमेंट हो गया, नेक्स्ट इटरेशन में 3, फिर 2, फिर 1।
देन स्टॉप। एक ही एलिमेंट है तो डेफिनेटली इट विल बी इन शॉर्टेड मैनर, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम ऑफ एक्चुअल रनिंग टाइम ऑफ दैट एल्गोरिथम, ठीक है। तो उसका एक्चुअल रनिंग टाइम क्या होगा, जो सी एल्गोरिथम वही है, लॉजिक सेम है, उसके जो प्रोग्रामिंग स्टेप है वो भी एज इट इज है, सिर्फ हम उसकी एनालिसिस की जो टेक्निक है उसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमें एल्गोरिथम में बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एल्गोरिथम के लॉजिक में बिल्कुल चेंज नहीं करना है, उसके इंप्लीमेंटेशन में भी बिल्कुल चेंज नहीं करना है। जस्ट वी नीड टू थिंक एल्गोरिथम इन द फॉर्मेट ऑफ रिकरेंसेस, कि भाई रिकरेंसेस कैसे होता है। अब उसका एक ही स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब पूरा बबल शॉट मतलब हमें सारे के सारे डेटा को शॉर्ट करना, दैट इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम। लेकिन उसकी बजाय हम रिकरेंसेस में क्या सोचेंगे कि भाई आपका एक इटरेशन कब खत्म होगा, what will be the outcome of your first iteration, is it similar in second iteration, second iteration में आपका जो प्रॉब्लम है वो सेम मिल रहा है, if yes then only you can apply recurrences। जैसे बबल शॉट में जो स्टेप 1 में हम 5 नंबर के लिए कर रहे थे, सेम चीज हम 4 नंबर के लिए कर रहे हैं इन सेकंड इटरेशन, सेम चीज हम कर रहे हैं फॉर 3 नंबर इन थर्ड इटरेशन। समझ में आया? तो यू आर नॉट चेंजिंग योर एल्गोरिथम, you are not changing approach to solve that problem, आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम साइज रिड्यूस हो रही है, समझे? तो रिकरेंसेस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ना तो प्रोग्राम के अप्रोच में चेंज करना है, ना तो एल्गोरिथम में चेंज करना है, ना तो उसके स्टेप्स में चेंज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉब्लम की साइज रिड्यूस करनी है। So sir, we can each say iteration, that हाँ we बोलो। can say that quick shot is not a recurrence relation because approach change हो जाएगी। नहीं, उसका अप्रोच बिल्कुल चेंज नहीं होता है, वहां पे भी आप रिकरेंस ही अप्लाई कर रहे हो। कैसे? चलो एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि 10 नंबर है, आपका जो पाइवट एलिमेंट है उसका प्रॉपर प्लेस मान लो कि 4th पोजीशन है, मतलब बाकी के जो 9 एलिमेंट बचे उसमें से 3 एलिमेंट उससे छोटे हैं और 6 एलिमेंट उससे बड़े हैं, ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में आप किसके लिए उसको अप्लाई कर रहे हो? फर्स्ट 3 नंबर के लिए जो उससे छोटे हैं, समझे? और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, मान लो कि अब जो 3 नंबर है उसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो एग्जैक्ट मिडल में आ रहा है, तो उसकी लेफ्ट में भी एक होगा, राइट में भी एक होगा। अब अगेन नेक्स्ट इटरेशन में आप क्या करते हो, जो उससे स्मॉलर नंबर से उसी के लिए वो एल्गोरिथम अप्लाई करते हो ना। और एल्गोरिथम के जो स्टेप है वो भी सेम है कि फर्स्ट स्टेप में आपको पाइवट एलिमेंट सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा उससे जो भी स्मॉलर नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, जितने भी लार्जर नंबर है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, राइट। सो आपका जो पाइवट एलिमेंट है वो कुछ ऐसे लोकेशन पे सेट होगा जिसके लेफ्ट में डेफिनेटली सारे स्मॉलर नंबर होंगे, राइट में डेफिनेटली सारे लार्जर नंबर होंगे। सो यू आर अप्लाइंग द सेम एल्गोरिथम इन नेक्स्ट इटरेशन, प्रॉब्लम की साइज छोटी हो गई। सी इट इज नॉट, मतलब ऐसा रूल नहीं है कि प्रॉब्लम की साइज डेफिनेटली -1 ही होनी चाहिए, मे बी -2, -3, -5 कुछ भी हो सकती है, बट इट शुड बी रिड्यूसिबल, कि आप जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको रिड्यूस करते होने चाहिए, कि 10 की बजाय आप 9 लो, 5 लो, 3 लो, 7 लो, कुछ भी ले सकते हो नेक्स्ट इटरेशन में, बट डेफिनेटली इट मस्ट बी लेस देन 10 And approach must be same, no change in that. स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा सेम ही होना चाहिए, उसमें एक डॉट का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। then only you can say that कि we can apply recurrences to that algorithm, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा, अभी को थीटा ओमेगा नोटेशन, सी वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी कि भाई हर एक टाइम आप रेट ऑफ ग्रोथ पे वर्क करके फिर यू विल कैल के भाई ऑर्डर ऑफ n log n स्क्वायर, ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। इनिशियल बेस के लिए वो इनफ है, दैट्स ऑल। बट जो अभी हम एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो एफिशिएंट एल्गोरिथम्स है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को असिम्प्टोटिक नोटेशन के बेस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, राइट। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर सकता है कि भाई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर अगर है तो उसका मतलब ये हुआ कि आप अपने इनपुट की साइज को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेप, number of time required to execute that algorithm will be increased in square manner,
समझे कि भाई 5 की बजाय अगर आप 10 ले रहे हो तो सिर्फ डबल टाइम नहीं होगा, उससे काफी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100 है। ठीक है, तो अगर आपको 25 स्टेप लग रहे हैं तो नियर अबाउट 100 स्टेप लगेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइज 10। सो ये जस्ट एक आपको ब्रीफ आइडिया प्रोवाइड कर सकता है। एग्जैक्ट 100 स्टेप लगेंगे ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, और वहां पे आप कांस्टेंट को इग्नोर कर रहे हो, हर टाइम कांस्टेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 1000 लाइन का प्रोग्राम है, उसमें 3 लाइन का फॉर लूप है, तो आप सिर्फ फॉर लूप के बेस पे उसका एनालिसिस कर लोगे और बाकी के 997 स्टेटमेंट को आप इग्नोर कर दोगे, तो दैट विल नॉट बी अगेन प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम या फिर उसको हमें अप्रोच नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एसिम्प्टोटिक नोटेशन इन ईच एंड एवरी एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बेस पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल सकती है, बट इट इज जस्ट अ रफ आइडिया कि भाई आपके प्रॉब्लम की साइज इतनी बढ़ेगी तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम इतना बढ़ेगा। ऐसा हमें क्यों मिल रहा है? बिकॉज द मेन फोकस इज ऑन रेट ऑफ ग्रोथ, कि आपका जो प्रॉब्लम का ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसका रेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आउटकम कैलकुलेट करने का रेट कितना हो सकता है। ठीक है, नाउ एवरीवन क्लियर? यस सर। ठीक है, सो नाउ next question is what is the actual running time of the algorithm? So to solve the recurrence, find an explicit formula of the expression, bound the recurrence by an expression that involves n. अब हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो, जैसे ऊपर मैंने येलो कलर से जो हाईलाइट किया है उस तरीके का कोई फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे, रेट ऑफ ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे, अब रिकरेंसेस में हम इस तरीके का कोई फॉर्मूला डेवलप करने पे फोकस करेंगे, जिसका सैंपल है t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस n। अब इसका मतलब क्या होगा? t ऑफ n इज योर ओरिजिनल प्रॉब्लम साइज। ठीक है, t मतलब टाइम। आपको n साइज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना भी टाइम लगता है, right, so time required to solve the problem of size n is equal to time required to solve the problem of size n minus 1। अब यहां पे n minus 1 हम सिंप्लिसिटी के लिए लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली -1 ही होना चाहिए, डेफिनेटली रिड्यूस होना चाहिए, -1 की बजाय -2, -3, -5, n डिवाइड बाय 2 ऐसा भी हो सकता है। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर आपका सेपरेट चैप्टर है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक एम क्या है कि आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो वहां पे आपके प्रॉब्लम की साइज सीधी हाफ हो रही है, 10 की बजाय 5, 5 की बजाय 2, इस तरीके से हो रही है। तो आप t ऑफ n/2 भी लिख सकते हो, n/3 भी लिख सकते हो। समझ में आया? सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना ऐसा नहीं है, बट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपके प्रॉब्लम की साइज इंक्रीज होगी एंड हमें प्रॉब्लम की साइज को डिक्रीज करना है। सो मे बी डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, प्लस n। अब ये प्लस n क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि सी आप 10 में से 9 पर या 10 में से 8 पर गए तो बाकी के दो डेटा को शॉर्टिंग करने के लिए या उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा। सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लस n। समझे? ये जस्ट रेफरेंस फॉर्मूला है, इसके जैसा फॉर्मूला होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, अभी हम अलग अलग एग्जांपल देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो एट दैट टाइम आपको अलग अलग टाइप के रिकरेंस रिलेशन मिलते जाएंगे, बट ओवरऑल फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए, t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस n। राइट, अब ये जो भी एक्सप्रेशन हमने फॉर्मूला या एक्सप्रेशन हमने बनाया है, so bound the recurrence by an expression that involves n। अब ये रिकरेंस को हमें बाउंड करना है ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के साथ which involves n। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा? t ऑफ n माइनस 1 बन जाएगा। सो वहां पे हमें क्या करना होगा? सिंपली रिप्लेस n बाय n माइनस 1। जहां पे भी आपको n दिख रहा है वहां पे n माइनस 1 लगा दो। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट इक्वेशन? t ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू t ऑफ
n-2 प्लस n-1। तो जहां पे n है वहां पे सिंपली आपको n-1 रिप्लेस कर देना है। सो n-1 विच इज इक्वल टू n-2। ठीक है, सेम चीज नेक्स्ट इटरेशन में आपको n-2 के लिए करनी है। सो सिंपली रिप्लेस n बाय n-2। n जहां पे दिख रहा है वहां पे n-2 लगा दो, राइट। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देकर रखे हैं। t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n-1 प्लस n। दूसरा एग्जांपल है t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n/2 प्लस c। t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n/2 प्लस n। t ऑफ n इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस 1। ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 2t n/2। सो जो भी प्रॉब्लम की साइज है वो डिवाइड बाय 2 हो रही है, लेकिन जो टाइम है वो 2 टाइम्स कैलकुलेट हो रहा है। क्यों 2 टाइम्स कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है और सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है, अगर वो सेम है, एग्जैक्ट आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे 10 को आप एग्जैक्टली 5 में डिवाइड करते हो, तब आप लास्ट वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही टाइम सेम है अप्रोक्स, ठीक है, तो आप लास्ट वाला स्टेप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट जहां पे अनइक्वल डिवीजन है वहां पे आपको थर्ड वाला जो रिकरेंस रिलेशन है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको वहां पे t ऑफ n/2 दिख रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड होगा। एट दैट टाइम आप ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, और उसकी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्सिटी राइट हैंड साइड में लिखी हुई है। फर्स्ट केस में आपको मिलेगी थीटा ऑफ n स्क्वायर, सेकेंड केस में थीटा ऑफ log n, थर्ड केस में थीटा ऑफ n, एंड फोर्थ केस में भी थीटा ऑफ n आपको मिलेगी, राइट। आप उसको इक्वल डिवाइड करो या अनइक्वल डिवाइड करो, इट डजंट मैटर। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तब आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी थीटा ऑफ n, राइट, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है रिकरेंस के और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, बट बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन रिकरेंस रिलेशन। आपको ऐसा मगअप करना या एक टेबल बना के याद रखना ऐसा नहीं है, ये जस्ट आपको एक सैंपल दिया गया है हाउ यू कैन कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन रिकरेंस रिलेशन। वो हम देखेंगे, उसकी अलग अलग मेथड्स भी देखेंगे। 2 मेथड आपके सिलेबस में है, ठीक है, दोनों ही मेथड हम 1 बाय 1 देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन। अब यहाँ पे हम एल्गोरिथम रेट ऑफ ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे रिकरेंस रिलेशन के ऊपर। सो सबसे पहले आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रिकरेंस रिलेशन चाहिए होगा, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट रिकरेंस रिलेशन आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक मेथड को यूज करके। आइदर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन या मास्टर्स, ठीक है। नाउ रिकरेंट एल्गोरिथम बाइनरी सर्च, जो मैंने अभी समझाया वो सेम चीज यहाँ पे बाइनरी सर्च के एग्जांपल से है, जो मैंने आपको क्विक शॉट और बबल शॉट के एग्जांपल से समझाई है, ठीक है। तो ये सेम चीज आप बाइनरी सर्च के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाइनरी सर्च में भी तो आप वही करते हो कि फर्स्ट एलिमेंट सी, वहां पे आपका डेटा जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेड मैनर में ही होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज लो एंड लास्ट एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज हाई। सो बेस्ड ऑन लो एंड हाई यू नीड टू कैलकुलेट मिड एलिमेंट, ठीक है, और मिड एलिमेंट को आप अपने एलिमेंट के साथ कंपेयर करो। अगर वो छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करो, बड़ा है तो राइट हैंड साइड में सर्च करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हो, यहाँ पे इनिशियली आपका जो प्रॉब्लम साइज है वो 8 की है, नेक्स्ट इटरेशन में वो अप्रोक्स 4 की हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट में गए तो 3, राइट में गए तो 4, ठीक है, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इटरेशन में वो 2 की हो जाएगी, नेक्स्ट इटरेशन में वो 1 की हो जाएगी, एंड देन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। इधर आपको एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको बेसिकली सर्च करने के लिए बोला गया। इट डजंट मीन कि आपको आपका एलिमेंट मिलेगा वो ही आपका आंसर है। एलिमेंट नॉट फाउंड इज ऑल्सो योर सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अगर ये डेटा अगर मैं कंसिडर करता हूं और मैं बोलूं कि आपको इसमें से 8 सर्च करना है, तो 8 तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि योर प्रॉब्लम इज अनसॉल्व्ड। आपका सॉल्यूशन है एलिमेंट नॉट फाउंड। इन दैट केस अगर मान लो कि मैंने आपको की दी हुई है 3, ठीक है, तो आपको 3 सर्च करना है, राइट, सिंपल। तो 3 का जो इंडेक्स होगी दैट विल बी योर आंसर, राइट। सो इट डजंट मीन कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए,
ठीक है, तो बेसिक एम इज कि कुछ सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए. इट डजंट मीन कि आपको एग्जैक्ट इंडेक्स ही मिलनी चाहिए. इंडेक्स मिलना दैट इज नॉट योर सॉल्यूशन. आपका सॉल्यूशन है सर्चिंग, सॉरी आपका प्रॉब्लम है सर्चिंग. तो सर्चिंग का मतलब, सर्चिंग का आंसर यस और नो दोनों हो सकता है. हाँ, अगर यस है तो आपको इंडेक्स रिटर्न करना कंपलसरी है, बट अगर नो है तो इंडेक्स आप कैसे रिटर्न करोगे. ठीक है, सो यहाँ पे पूरा जो एग्जाम्पल है वो इलैबोरेट करके दिया गया है, राइट. So you can explain the whole process step by step using binary search algorithm, right. जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सेम चीज यहाँ पर है, नथिंग एल्स. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो और ये प्रोसेस को कुछ टाइम लगता है. दैट कैन बी कंसिडर्ड एज योर कांस्टेंट टाइम c. ठीक है, तो योर रिकरेंस रिलेशन विल बी t of n is equal to c plus t of n by 2. Right, so that will be your recurrence relation. T of n is equal to c plus t of n by 2. Okay, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई. बबल शॉट में आप क्या कर रहे हो, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहां पे डिवीजन नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा कि एक 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 एलिमेंट ईच इटरेशन में अलग हो रहा है. 5 की बजाय 4, 3, 2, 1, इस तरीके से आपका प्रॉब्लम साइज रिड्यूस हो रही है. बाइनरी सर्च में आपकी प्रॉब्लम साइज डिवाइड बाय 2 हो रही है. जैसे इनिशियली 50 डेटा होंगे तो नेक्स्ट इटरेशन में 25, फिर 12, फिर 6, फिर 3, इस तरीके से आपका प्रॉब्लम डिवाइड हो रहा है. So these are the methods to solve recurrences: iteration method, substitution method, recurrence tree method and master method. आपके सिलेबस में ये एक एंड ये दो मेथड है. ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम डिटेल में सीखेंगे, बट दो और मेथड्स भी अवेलेबल है. ठीक है, सो जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए आप ये मेथड को लर्न कर सकते हो, राइट. बट मेजोरिटीली और वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड जो है वो दैट आर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड मास्टर मेथड. ये दो मेथड ऐसे कि जो मेजर एल्गोरिथम जिसने डिजाइन किया है, एनालाइज जो कर रहा है, या तो फिर कोई मैथमेटिशियन है, वो लोग यही टेक्निक को यूज करते हैं. ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे रिकरेंस रिलेशन को हम सब्स्टिट्यूशन एंड मास्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इटरेशन मेथड में सर्टेन लिमिटेशन है, रिकर्जन ट्री मेथड में भी सर्टेन लिमिटेशंस है. सो दैट्स व्हाई हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं, राइट. हम सब्स्टिट्यूशन और मास्टर मेथड को ही मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई करते हैं. सो दिस टेक्निक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट. थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बाकी की दोनों टेक्निक का भी दिया गया है, राइट. So now is there any confusion?